नमस्कार। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी, मज़े में होंगे। और अब हमारा जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, उसका तीसरा सेशन है। तीसरे में हम देखेंगे राजकोषीय घटनाक्रम। और राजकोषीय घटनाक्रम में सबसे पहले केंद्र प्रायोजित घटनाक्रमों को देखेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख योजनाएं रही हैं और सरकार ने क्या क्या लागू किया है, किस प्रकार की योजनाओं का समायोजन हुआ है। और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। उसके पहले केंद्रीय बजट का एक ब्रीफ देखते हुए हम लोग चल लेंगे। इसके प्रमुख प्रमुख योजनाएं देखेंगे, केंद्रीय बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बजट की समरी। सबका समरी ही देखते हुए चलेंगे। अभी तक आप ये हमारी तीसरी क्लास है करंट अफेयर की जो मैं ले रहा हूँ, और ज्ञानेंद्र सर की 2 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। तो आज ज्ञानेंद्र सर की भी क्लास आ जाएगी और कल 2 क्लासें एक साथ लगभग हो सकती हैं आ जाएं, या एक एक क्लास डेली ही आए। तो अभी चलते हैं टॉपिक पे जहाँ तक हमने देख लिया था। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है राजकोषीय घटनाक्रम, उससे शुरू करते हैं। सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा कर दी थी, तो आप लोग देखिए और उसको समझिए और कमेंट करिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा शुरू होगा पीएम स्वनिधि योजना से। पेज नंबर 96 खोल लीजिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पे। तो देखते हैं ये है क्या, पूरा नाम, ये क्यों चर्चा में रहा है पीएम स्वनिधि योजना। इसका जो चर्चा रहने में का कारण है, इसकी जो टाइम पीरियड है पहले 2024 तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना है क्या, क्यों लाई गई थी। पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को सॉरी। और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। इसका जो उद्देश्य है, कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर, फेरी वालों, ठेले वालों को पुनः व्यापार शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराना। मतलब जो नॉर्मल सड़क पे ठेले लगाने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, इन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक छोटा अमाउंट दिया जाता था। कोविड से जो ये लोग ग्रसित थे, उसके बाद अपना जो रोजगार है फिर से शुरू कर सके। कौन सा मंत्रालय इसके लिए प्रमुख है, तो वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इसको शुरू किया था। इसकी जो पुरानी योजना और नए विस्तार के बाद क्या इसकी प्रमुख प्रावधान रहे, वो रहा 31 दिसंबर 2024 को पहले खत्म होती थी, अब जो शुरू होगी वो मार्च 2030 तक खत्म होगी। शुरुआत में लक्ष्य स्पष्ट नहीं था जितना कि पहले। अब जो पहले ये था, इसमें 50 लाख नए वेंडर शामिल किए जाएंगे। टोटल टारगेट है 1.15 करोड़ का। ठीक, लोन की जो सीमाएं थे, लोन देना था इनको, पहले था 10,000, 20,000 और 3,000 50,000 की कैटेगरी। लेकिन अभी जो कैटेगरी है, इसमें पहले वाले को बढ़ा के कर दिया गया 10,000 से 15,000, दूसरे वाले को 20,000 से 25,000, और तीसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब पहले 10,000 दिया जाता था, इसमें 5,000 प्लस कर दिया गया। दूसरे वाले में 20,000 दिया जाता था, इसमें भी 5,000 प्लस कर दिया गया। और तीसरे वाले को यथावत बना के रखा गया, इसको में कोई चेंज किया नहीं गया है। क्या ये सब्सिडी की तहत है। अब ये जो लोन दिया जाएगा, अगर इसको चुकाते हैं तो आप 7% कैशबैक पहले दिया जाता था। अब जो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रोत्साहन के रूप में 1,600 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा। इसका विस्तार किया गया है रुपे क्रेडिट और यूपे डेबिट कार्ड की सुविधाओं तक। क्षेत्रीय कवरेज में देखेंगे तो मुख्यतः नगरी जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां तक है, लेकिन अब जो है इसको स्टैट्यूटरी टाउन्स के अलावा सेंसस टाउन्स या प्री अर्बन एरिया, छोटे छोटे बाजार मार्केट कस्बों को भी ये शामिल करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अब जो गांव के आसपास के वेंडर से जो हमारे बाजार छोटे छोटे हाट लगते हैं, उन वेंडरों को भी सुविधा होगी, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। पेज नंबर 96 पे है आयकर अधिनियम 2025। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सालों बाद आयकर अधिनियम में चेंज हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। कानून का अधिकार नाम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से आया है। यह इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बाद में संशोधन और समीक्षा के बाद 11 अगस्त को लोकसभा में और 12 अगस्त को राज्यसभा में, और जो एक्ट बना है 21 अगस्त को राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी या राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अब लागू होने की जो तिथि है 1 अप्रैल 2026 से यह अधिनियम लागू होगा। मतलब 2025 में पास हुआ है, लेकिन 2025 में लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 2026 में।
यह पुराने इनकम टैक्स 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमेमें कि ये किसको प्रतिस्थापित करेगा, कौन, आयकर अधिनियम 2025 प्रतिस्थापित करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। इसका जो उद्देश्य है, क्यों ये लाया गया, पुराने अधिनियम 1961 की आधुनिक आर्थिक तकनीकी और डिजिटल युग के अनुकूल बनाना, जिसे कर प्रणाली सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल हो जाए। पहले के जो कानून बनाए गए हैं, ये 1961 का एक्ट अब कोई रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि नए के रूप में देखेंगे तो डिजिटल टैक्स आ चुका है, डिजिटल टैक्स, ठीक। तो इस समय तो ये 1961 में डिजिटल टैक्स का कोई प्रावधान नहीं रहा होगा, लेकिन इस समय डिजिटल टैक्स का प्रावधान है, तो संशोधन तो करना पड़ेगा ना। हम पुराने टैक्स विनियमन या पुराने नियमों कानूनों के हिसाब से तो चल नहीं सकते, ठीक। विवादों में क्या है इसका कि यह व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं को कम करेगा। यही डिजिटल टैक्स जैसी और जो भूतलक्षी कानूनों पे टैक्स लगा दिया जाता, इन सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए नए प्रावधान में शामिल किए गए हैं। भाषाई सरलता, प्रावधानों का पुनर्गठन, अप्रचलित प्रावधानों को हटाना। अब इसमें प्रमुख बदलाव क्या है, प्रावधानों की संख्या क्या है, अधिनियम में सेक्शन की धारा या संख्या 536 है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर हो सकता और अगर डीप जाती है यूपीपीसीएस तो हो सकता पूछ ले 536। फिलहाल ये यूपीएससी के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी अध्याय और अनुसूचियां हैं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। टैक्स ईयर की अवधारणा इसमें चेंज किया गया है। टैक्स ईयर की अवधारणा पहले जो थी अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब क्या है, असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर की बजाय एकीकृत टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 12 महीने तक के चक्र को लागू करेगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू करेगा। कर की दरें, नया कर पद्धति, पहले जो 25-26 के पहले जो टैक्स स्लैब था उसमें चेंज हुआ है। 4 लाख तक बिल्कुल मुक्त, मतलब 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12% और 10 लाख तक लगभग 12% टैक्स आपको पे करना होगा। वहीं 12 से 16 के बीच 15, 16 से 20 के बीच आपको 20% और 20 से 24 लाख के बीच 25% टैक्स देना होगा, और 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% के टैक्स स्लैब में आप आएंगे। टैक्स छूट और मर्जी व्यवस्था ऑप्शनल रखा गया है कुछ चीज़ों को इसमें, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन एनआरआईज के लिए क्या प्रावधान किया गया है इसमें। टैक्स अधिवेशन में बेस प्रकार रेसिडेंसी से संबंधित नियमों में परिवर्तन नहीं किया गया, यानी एनआरआई के लिए आय और कराधान का वर्तमान ढांचा वही रहेगा जो इसके पहले था। पेज नंबर 97 पे आएंगे। 56वीं मतलब 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। अभी जीएसटी को लेके बहुत से प्रावधान, बहुत ही हू हल्ला रहा है, तो देख लेते हैं ऐसा क्या प्रावधान किया गया है, इसमें कौन कौन से कंक्लूजन निकाले गए हैं। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी 56वीं, तो 3 से 4 सितंबर को हुआ नई दिल्ली में। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि कहाँ हुआ था, बस इतना जानना है कि इसकी जो अध्यक्ष थी वो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तो इसकी जो हेड है जीएसटी काउंसिल की, किसने लीड किया इसको, केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। प्रमुख सिफारिशें क्या रही, इन्होंने इस जीएसटी काउंसिल में कौन से प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए वो हम लोग देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही देखना है, पूरा डीप नहीं जा रहे हैं, बस समरी मैंने निकाल दिया है जो आपके पेज नंबर 97 पे लिखा है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें, उस सिफारिशों का कोर बिंदु क्या रहा है वो हम देखेंगे। जीएसटी दरों में बदलाव, 12 से 28% की दरें समाप्त कर दी जाएं, ठीक है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की 5% मेरिट या 18% स्टैंडर्ड दर में लगाया जाएगा। तो पहले 4 स्लैब हुआ था 5, 12, 18, 28, लेकिन अब जो स्लैब कर दिया गया केवल 2, 5% और 18%। इसके बाद एक और है, डी मेरिट दर लागू करना, लग्जरी सिनगुड 40%। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरिट टैक्स स्लैब से ऊपर जो आते हैं 40% वाले स्लैब में, वो केवल लग्जरी वस्तुएं आएंगी। तो स्टैंडर्ड या मेरिट पूछेगा तो केवल 2 टैक्स स्लैब हैं, 5% और 18%। उसके बाद से जो लग्जरी गुड्स में टैक्स लगेगा वो होगा डी मेरिट स्लैब, जिसमें 40% की दर से लागू होगा, ठीक। इंप्लीमेंट की तिथि है कब से, 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।
लागू मतलब हो चुका है। इसमें एक प्रावधान और है कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पे ये प्रावधान नहीं लागू होगा। कौन कौन से ऐसे हैं? जैसे तंबाकू और गुटखे जैसी वस्तुओं का सेवन, उस पे ये चीजें नहीं, ये एक्ट नहीं लागू होगा। पेज नंबर 97 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरा हुआ। अब प्रधान 11 वर्ष पूरा हो सकता है, प्रधानमंत्री जन धन से पूछ ले। इसकी शुरुआत जो हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगस्त 2014 में हुई थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी, तो अगस्त 2014 में। उद्देश्य क्या था कि भारत के हर नागरिक विशेषकर बैंकिंग से वंचित गरीब परिवारों को बेसिक बैंकिंग सुविधाओं जैसे बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन आदि उपलब्ध कराना, यानी कि वित्तीय समावेशन बढ़ाना। जन धन योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। अब देखेंगे 11 वर्षों की महत्वपूर्ण आंकड़े क्या क्या थे, इसने क्या अचीव किया, क्या ये प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है ये सफल हुई कि असफल हुई, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ या कहाँ तक रीच कर पाई, इसकी पहुंच कहाँ तक रही। बैंक जो खाते हैं, कितने बैंक खाते खोले गए, टोटल लगभग 56.1 करोड़ कुल खाते खोले गए, मतलब रीच अच्छी रही, सफल रहा, सक्सेस। कुल जमा राशि जो बढ़ी है इसमें 2.67 से लेके 2.68 लाख करोड़ डिपॉजिट हुए हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री जन धन खातों के तहत। महिलाओं का हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाते खोलने वालों में 55%, 55.7%, लगभग 56% महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया या उनके खाते खोले गए, यानी कि पुरुष का हिस्सा इसमें कम है, महिलाएं ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी वित्तीय समावेशन में महिलाओं का हिस्सा कम था। तो इसने क्या किया, महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी में बढ़ाई वित्तीय समावेशन में, ये एक पॉइंट हो गया। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाते खोले गए, कहीं लगभग 66.7% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खुले, यानी कि छोटे छोटे जो टाउन है उनमें खोले गए। रुपे डेबिट कार्ड वितरण, इसके तहत 38 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड का वितरण किया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुपे डेबिट कार्ड जो और रुपे सर्विस है, ये कई देशों में भारत सरकार ने प्रचलित किया है। कौन कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं? अफ्रीकन कंट्रियों में, कोई अफ्रीकन रीजन में कई देश हैं, और मेनली मध्य एशिया के क्षेत्रों में, और कह सकते हैं जो गल्फ कंट्रियां हैं उनमें भारत सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड को, रुपे सर्विस को काफी प्रोत्साहन दिया है, आगे बढ़ाने के लिए काफी काम कर रही है। ये खुद का सेल्फ सर्विस है, मतलब जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये अमेरिकन बैंक सर्विस देती है, लेकिन रुपे जो सर्विस है, रुपे डेबिट कार्ड या रुपे कार्ड की जो सर्विस है वो इंडियन बैंक सर्विस का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रुपे डेबिट कार्ड का जो सर्विस है वो किस बैंक सिस्टम का है या किस देश के बैंक सिस्टम का है, तो वो है इंडियन बैंक सर्विस सिस्टम का। ठीक, इसमें और ओवरड्राफ्ट देती है रुपए, पीएम यही जनधन योजना 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करवाती है, और इसमें लगभग एक सुविधा मिलती थी, कह सकते हैं इंश्योरेंस मिलती थी 2.5 लाख का। ये सभी पे लागू नहीं होता, ये स्पेसिफिक है कि 2.5 लाख का जो सुविधा है वो किनको मिलेगा, तो वो एक टाइम पीरियड है। एक्चुअली में वो टाइम पीरियड मुझे भी नहीं याद है कि कौन सा है, लेकिन 2.5 लाख के कुछ समय अवधि रही, जैसे 2020 या 2022 तक के पहले जिन्होंने खाता खुलवाया उनको 2.5 लाख का इंश्योरेंस इसमें मिलता है। आप लोग ये पॉइंट देख लीजिएगा कि कब तक जिन्होंने खाता खुलवाया, जैसे 2020 तक जिन लोगों ने पीएम जनधन के तहत खाता खुलवाया उनको 2.5 लाख का सब लाइफ इंश्योरेंस फ्री मिलता है। आप पेज नंबर 98 पे देखेंगे एसडीजी राष्ट्रीय संकेतांक रूपरेखा, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, एमओएसपीआई। ये इंपॉर्टेंट है, 2025 जून में पब्लिश हुई थी। अब क्या इसने इंपॉर्टेंट सुझाव दिया, वो हमें बस इतना ही देखना कि इसके संकेतक और विषय क्या थे, बेसलाइन डाटा, पुराने डाटा क्या थे, नवीनतम डाटा क्या कहता है, और इसका मतलब क्या निकल के आता है, कि इसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में प्रमुख प्रमुख क्या सुझाव थे। मंत्रालय क्या था कि भारत सरकार का जो मंत्रालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसने लागू किया। कृषि में प्रगति कामगार सकल मूल्य संवर्धन जो हुआ, पहले 61,000 था 2015-16 के आसपास, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया, 96,110 रुपए ईयरली, यानी कि वार्षिक। ठीक, ये भी वार्षिक है।
यानी कि कृषि उत्पादकता एवं कृषि आय में सुधार। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि कृषि आय को दुगना करना, उसके आसपास पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी लगभग एक तिहाई, वन थर्ड देखा जाए या सॉरी टू थर्ड देखा जाए तो इसने अचीव कर लिया 2015-16 से 2024-25 के बीच। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी, पीने के पानी पहुंचाना, एक मिशन चलाया गया था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये इंपॉर्टेंट है। पहले 94% लोगों के पास पीने के जल की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन 2024-25 में देखेंगे तो 99.62, लगभग हर घर में नल से जल पहुंच सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। जिम्मेदारी का कार्यान्वयन बहुत अच्छे से हुआ, लगभग सभी ग्रामीणों तक पानी पहुंचने लगी है। ये सब कागजों पे उपलब्ध है, लेकिन असलियत अभी बहुत दूर है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की सुविधा अभी भी भारत में नहीं पहुंची है। तो खैर हमको उसमें नहीं घुसना है, हमको बस ये देखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पानी के पीने के पानी का स्रोत पहुंच चुका है कि नहीं पहुंचा है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी 16% था 2015-16 में, लेकिन अब जो है टोटल 22.13%। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत लगातार ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि पवन ऊर्जा में हमने बताया था 52-48 दशमलव समथिंग गीगावाट बिजली उत्पादन करता है, विश्व में चौथे स्थान पे आता है, पहले पे चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत, देन जर्मनी। उसके बाद हमने देखा सौर ऊर्जा में भारत अच्छा योगदान कर रहा है। अच्छा ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्रति व्यक्ति अगर देखना हो तो आप देख लीजिएगा, 64 वाट प्रति व्यक्ति था, अब 156.31 वाट प्रति व्यक्ति उत्पादन हो गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि उत्पादकता और ग्रामीण पानी। इसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिला पुरुष अनुपात, फीमेल टू मेल रेशियो, LFPR, श्रम भागीदार की बात कर रहा है ये, कि इकोनॉमी में पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो 75 से 78% बढ़ी है, जो महिलाओं का 35 से 37% है। तो अनुपात 2020-21 में 0.43% था, अब बढ़ के 0.54%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरुष के सापेक्ष महिलाओं का LFPR जो है वो 0.54 हो गया है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसी रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, SDG राष्ट्रीय संकेतांक रूपरेखा में एक और रिपोर्ट दिया था इसने, नवजात मृत्यु दर। भारत की नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है NMR, नवजात मृत्यु दर लगभग 17.3 मृत्यु प्रति 1000 लाइव बर्थ पर साल 2023 के आसपास है, विश्व बैंक डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं SDG NIF रिपोर्ट के अनुसार 2021 की दर 19 प्रति 1000 बर्थ पे थी, जो गिरावट की ओर है। तो SDG के अकॉर्डिंग 19 है, लेकिन विश्व बैंक के हिसाब से 17 है। 2 पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं पेज नंबर 99 पे। पेज नंबर 99 ओपन करिए, उस पे देखिए लिखा है कि S&P भारत की सेवरन रेटिंग को बढ़ाकर BB किया। मैंने बताया था S&P का, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया, तो मैं यहाँ इसको नहीं पढ़ाऊंगा। -BB से बढ़ाकर कितना कर दिया, BB, मतलब बॉन्ड, भारत में बॉन्डों में निवेश करना अब जोखिम के है, लेकिन पहले से जोखिम की जो स्तर है वो कम हो जाएगी, रिटर्न मिल जाएगी, पैसा नहीं डूबेगा किसी का, ठीक। और इसमें है कि एक देखिएगा IREDA बांड, मतलब एडा के जो बांड है 54C के तहत कर लाभ का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास SDG सूचकांक 2023 और 24, ये मैं भी बताया हूँ और ये ज्ञानंद सर भी आपको बताए हैं, तो उनके दूसरे लेक्चर में जाएंगे या चौथे लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, क्या, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य, जिसमें हैनेथियाल मिजोरम का सबसे ऊपर था और सबसे खराब स्थिति थी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। उत्तर प्रदेश इसमें मैंने कमेंट में पिन कर दिया था कि गलती से मैंने अचीवर्स बता दिया था, यूपी कहाँ है उसमें, फ्रंट रनर, ठीक है। पहले लेक्चर में है ये, आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। आइए भारत की आर्थिक प्रगति, तेज विकास दर के संकेत और स्थिरता का मूल्यांकन करते हैं।
99 नंबर पेज पे है। ठीक है, यही। तो इसको शुरू करते हैं। क्या है ये? स्रोत और समय रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25, इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार की जो पब्लिश करती है लगभग हर साल जुलाई में। उसमें क्या लिखा? साथ ही इकोनॉमिक इंडिया इकोनॉमिक सर्ज प्रेस रिलीज जुलाई 2025 द्वारा मुद्रा स्फीति आदि पर नवीनतम आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए हैं। किसके माध्यम से? आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। सूचकांक, मुख्य आंकड़े और विकास दर क्या रही है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे रोजगार में कितना भारत ने आगे बढ़ा, जीडीपी भारत की कैसी रही, ग्रोथ रेट क्या है, और भारत ने फॉरेक्स रिजर्व में क्या हासिल किया, या कितना फॉरेक्स रिजर्व भारत का आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, दूसरा देखेंगे। चलिए, जीडीपी वृद्धि दर जो रही नॉम वास्तविक 6.4 से 6.5%, 24 से 25 के बीच। महंगाई, मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति 4.95%, 4.9% से अप्रैल दिसंबर 2024 तक देखेंगे तो खाद्य मुद्रास्फीति जो थी 8.4, मतलब रिटेल मुद्रास्फीति जो थी नॉर्मल में वो थी 4.9%, सॉरी। और खाद्य मुद्रास्फीति, इसका मतलब यह है कि जो अनाज है, जो खाने वाली वस्तुएं हैं, उनमें मुद्रास्फीति की दर ज्यादा देखी गई 8.4%। जैसे तेल का दाम का महंगा होना, अरहर की दाल या चने की दाल का महंगा होना, नमक का महंगा होना, दूध का महंगा होना, ये सब खाद्य मुद्रास्फीति के हिस्से हैं। निर्यात और आयात तथा चालू खाता, वस्तु प्लस सेवा निर्यात में वृद्धि हुई, चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.2% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चालू खाता घाटा जो है वो 1.2% है। बैंकिंग और वित्तीय स्थिति कैसी रही? आर्थिक समीक्षा के हिसाब से देखें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है GNPA 2.6% से शुद्ध एनपीए जो है 0.6%। वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बढ़कर 64 हो गया। ग्रॉस एनपीए कितना है? 2.6%, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुद्ध एनपीए कितना है? 0.6%। वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है के अकॉर्डिंग बढ़कर कितना हुआ है कि वित्तीय समावेशन में लोग पैसा इनफ्लो कितना है बैंक में, खातों की संख्या क्या है, लोग कितना पैसा डिजिटली पे कर रहे हैं, इन सब के हिसाब से देखेंगे तो 64.2% हो गया है। ये सारे पॉइंट जब इकोनॉमी की क्लास चलेगी तो वहां हम क्लियर कर देंगे। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए। और लगभग इकोनॉमी आपका अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, एंशियंट हिस्ट्री के बाद मेडाइवल, मेडाइवल के मॉडर्न के बाद इकोनॉमी शुरू करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एफडीआई इन इक्विटी इनफ्लो, भारत में किस देश से बाह्य निवेश कितना ज्यादा आया, फॉरेक्स ये एफडीआई कितना आया है अप्रैल 2024 से मार्च 2025 में टॉप 5 सेक्टर एफडीआई के। ठीक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले स्थान पे आएगा सिंगापुर 29.87%। आपके बुक पे दिया होगा, आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि सिंगापुर सबसे अधिक 29.87%। किस सेक्टर में आया था? सॉरी, इसको अभी छोड़े, बस इतना याद रखिए। मॉरिशस 16.68%, तीसरे पे यूएसए 10.91%, चौथे पे है नीदरलैंड 9.24%, और यूएई है 8.69%। तो ये टॉप 5 कंट्रियां जहां भारत में निवेश मिला है। कहाँ से? बाहर से, सिंगापुर से सबसे अधिक, फिर मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड और यूएई से। अब किस सेक्टर में एफडीआई सबसे अधिक मिला है? ठीक है, किस क्षेत्र को भारत में एफडीआई ज्यादा मिला? तो पहले क्रम पे आपका आएगा सर्विस सेक्टर, लगभग 18-19% है। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 15.6%। ट्रेडिंग, व्यापार में 8.3%। ये व्यापार है। ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी
8.62% और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में 4.49%। अब इसी के अकॉर्डिंग भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य रहे हैं जिन्होंने सबसे अधिक इनफ्लो एफडीआई प्राप्त किया। तो सबसे ऊपर एफडीआई प्राप्त करने में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र लगभग 40%, कर्नाटक दूसरे पे है, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे गुजरात और पांचवे पे तमिलनाडु। तो ये जो क्रम है आप याद रख लीजिएगा। हो सकता है इससे पूछ ले कि क्योंकि उत्तर प्रदेश भी अपने आप को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के में तुला हुआ है, मतलब आगे बढ़ाने उससे संबंधित काम भी कर रहा है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कितना था, पहले था 24, फिर बढ़ाया सरकार ने 27, और अब जो ओवरऑल कर दिया है वो आपका कर दिया है 2029। वन ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व 20 जून 2025 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो था 6.9793 बिलियन डॉलर था। भारत का जो बाहरी ऋण था वो कितना था, 31 मार्च 2025 तक देखेंगे तो बाहरी ऋण 736.3 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। और टोटल जीडीपी का 19% है। जो हमारा बाह्य ऋण है टोटल जीडीपी का कितना है, 19%। बाकी जो हमने ऋण लिया है वो आंतरिक अपने बैंकों से लिया है, आरबीआई से उधार लिया है, और जो बड़े बड़े व्यापारी है उनसे भारत सरकार लेती है उधार, किसके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीएसटी संग्रह, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि 22.08 लाख करोड़ का संग्रह किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4% की वृद्धि दर्शाता है। एक नॉर्मल सा फैक्ट है, आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीएसटी का जो कलेक्शन था वो था 22.08 लाख करोड़। ये हो गया इतना। फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 697.93 बिलियन डॉलर का, कब, 20 जून 2025 को। और बाह्य ऋण कितना था, 736.3%, जो टोटल जीडीपी का 19% है। ये नहीं याद रखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट जीडीपी का हमारा बाह्य ऋण है, तो वो 19% है। अब आते हैं पेज नंबर 101 पर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो हमने ये देखा था, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेंगे कि स्रोत क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है अपनी एक रिपोर्ट में कि 27 सितंबर 2024 का डाटा है कि भारत ने 700 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, और 700 बिलियन डॉलर रिजर्व पार करने वाला भारत दुनिया का मात्र चौथा देश है। इससे कौन कौन से पार किया, चीन ने पार किया है, जापान ने पार किया है, स्विट्जरलैंड ने, और भारत चौथे स्थान पे है। 27 सितंबर 2024 का डाटा है आरबीआई का कि 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व पार करने वाली कौन सी प्रमुख देश है, तो वो है सबसे ऊपर चाइना ने, जापान ने, स्विट्जरलैंड और भारत ने। मात्र 4 देश हैं जिन्होंने फॉरेक्स रिजर्व इतना पार किया। पेज नंबर 101 पे है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। एक संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं कि पैन 2.0 है क्या। पैन कार्ड से संबंधित है, जो हमारे बनते हैं। प्रारंभ जो इसकी तिथि लागू की गई थी 25 नवंबर 2024 को। इसकी जो बजट है 1435 करोड़, इतना स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, तो इसको मत याद कर लीजिएगा कि कितना बजट दिया गया है, ठीक है, बस डेट याद करिए। इसका उद्देश्य क्या है ये याद कर लीजिए। पैन और टैन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, सेवाओं को एकीकृत करना और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, मतलब पैन और टैन को एक साथ मर्ज करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताओं में क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट पैन कार्ड, कि कहीं पैन कार्ड लगाना तो आप डायरेक्ट अपने क्यूआर कोड को स्कैन करिए, जैसे गूगल पे से और फोन पे से पेमेंट करते हैं उसी हिसाब से आप जो कनेक्ट कर सकते हैं। केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, पेपरलेस और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया, आधार पैन लिंकिंग और ई पैन सेवा। आधार पैन, आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो वहाँ मैंडेटरी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। उसी तरीके से पैन और आधार को भी एक साथ लिंक करने का, इस पे एक मामला चल रहा है अभी प्राइवेसी का, लेकिन सरकार ने योजना ला दिया है तो लिंक करेंगे, लेकिन हो सकता है इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, अभी पेंडिंग है, आएगा तब बता दिया जाएगा। पैन नंबर पेज नंबर 101 पे फिर से आइए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना। पेज नंबर 101 पे आइए,
आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना किसका हिस्सा है? पीएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का भाग है। ए बी पीएम जय। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना अभियान का हिस्सा है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना किसका हिस्सा है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य एक ही चीज याद रखना कि 70+ उम्र के लोग निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का लाभ उठा सकें, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसमें इकोनॉमिकल एंड सोशल कैटेगरी नहीं की गई है, बस इसमें एक ही कैटेगरी है कि आपका उम्र 70 साल से अधिक होना चाहिए, जिस आप पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, वहीं भी एक छोटा सा पॉइंट है 101 पे बगल में सुभद्रा योजना देख लीजिए कहाँ पे शुरू हुआ है, उड़ीसा में 17 सितंबर 2024 को। कब तक के लिए? 2024-25 से 28-29 के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए लागू किया गया है 21 से 60 वर्ष आयु की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन बजट 2025 और 26। इसको थोड़ा टाइम लेंगे, देखते हुए चलेंगे। यूनियन बजट पेज नंबर आप आ जाइए केंद्रीय बजट के 101 पे ही है केंद्रीय बजट भी आपका, पेज नंबर 101 ओपन करिए। पेज नंबर 101 पे आइए। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ताई जिसको हम लोग नॉर्मल चाल की भाषा में कहते हैं कि निर्मला ताई ने प्रस्तुत किया है बजट। तो उन्होंने किस पंक्ति से किया है? एक पंक्ति है तेलुगु कवि गुरु जादा अप्पा राव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस कवि के भाषण से वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया है, तो वो है देश केवल मिट्टी या भूमि नहीं है, देश वह लोग है। मतलब यानी देश की असल पहचान उसके लोगों से है। देश केवल मिट्टी या भूमि नहीं है, देश वह लोग है। ठीक, यानी कि देश की असल पहचान उसके लोगों से है, ये इनका कोट था, इससे इन्होंने ओपन किया है। यूनियन बजट 2025-26 का जो विषय था, सबसे मुख्य बिंदु था, हम समरी आप अपने इसमें पेज में देखते हुए चलिए। मैं बहुत ही स्पेसिफिक और जो पॉइंट बेहतर एग्जाम में पूछने योग्य है, मैं उसको बस एक्सप्लेन करते हुए चलता चलूंगा। एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन, इसमें 4 इंजन माने गए हैं, किसके? इकोनॉमी के 4 ध्रुव माने गए हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड जो फोर्थ है वो है एक्सपोर्ट, निर्यात। कृषि, सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात, तथा अवलोकन जो इसका हुआ है विकास उन्मुख, कैपेक्स बढ़ाकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर, समेकित निवेश प्रेरित बजट, परंतु राजकोषीय अनुशासन कायम रखते हुए फिजिकल जो डिफिसिट है उसको कितना रखा गया है? 4.4% टोटल जीडीपी का। राजकोषीय जो घाटा है, इकोनॉमी है थोड़ी बोरिंग होगी राजकोषी, लेकिन आप लोग देखते चलिएगा। राजकोषीय घाटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपके आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको ये 10 पेज पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और मैं बहुत ही कम में पढ़ा रहा हूँ, आप बड़े प्यार से बजट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे, कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है, बहुत कम शब्दों में सारे बिंदुओं को मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। इतने में मैंने लगभग 1 पेज आपका क्लियर कर दिया है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो अगर आता है कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कौन बनाता है, तो वो होंगे फार्मर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, फूड ऑफ द वर्ल्ड बास्केट
किससे रिलेटेड है? तो एग्रीकल्चर से। ठीक है, ये इसका एक बजट के प्रमुख मैक्रो आंकड़े की मैक्रो नंबर्स, मतलब जो सबसे प्रमुख छोटे छोटे आंकड़े हैं उनको हम देख लेंगे। कुल प्राप्तियां कितनी है? रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, इसमें उधार नहीं शामिल है, कुल प्राप्तियों में उधार नहीं शामिल है, वो कितना है? 34.96 लाख करोड़। टोटल व्यय कितना किया जाएगा कि कौन से ईयर में? 25-26 में 50.65 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसिपेंट मतलब बीई कितना है? 28.32 लाख करोड़। फिजिकल डिफिसिट कितना है? 4.4%। हमने बताया 2024-25 में कितना था? 4.8%। संशोधित बी और अनुमानित। ठीक। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, जो मार्केट से पैसा लिया जाएगा, वो कितना है? 14.82 लाख करोड़। और नेट मार्केट बोरोइंग कितना है? 11.54 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे? मतलब वो खर्चा, राजस्व कोष से खर्चा एक होता है कि जिससे कोई पूंजी जनरेट नहीं होती, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत जो खर्चे होते हैं उनसे हम कैपिटल क्या करते हैं और बनाते हैं। जैसे कि हम 10 रुपए इन्वेस्ट किए, उससे हम 20 रुपए बना सकें, तो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्राथमिक थीम्स में प्रमुख और क्षेत्रीय या सामाजिक पहले कौन कौन सी थी, इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। कृषि कृषि जो पहला इंजन है, पहला ध्रुव है कृषि के रूप में, उसमें कौन कौन से प्रमुख आप कह सकते हैं कि योजनाएं लाई गई, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान शुरू किए गए? तो वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, 100 कृषि जिलों का विकास करना, कृषि से संबंधित और कृषि पे बेस उस जिले के इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या शुरू किया गया? 100 कृषि जिलों का विकास करना, उच्च उत्पादक बीजों का मिशन, दालों में आत्मनिर्भरता, फसल और सब्जियों पर फोकस, खेतीहर क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये बहुत पहले से चल रहा है, का विस्तार, और असम में यूरिया प्लांट लगाना। इसमें एक यूनिक पॉइंट है कि असम में यूरिया प्लांट आपको लगाना होगा। एमएसएमई को दूसरा इंजन मानते हैं, तो एमएसएमई की जो परिभाषा है इसको बढ़ा दी गई है। पहले 5 लाख का माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड स्टार्टअप के लिए, 10,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़, जो पहले ऑलरेडी फंड था उसका और फंड बनाया गया है 10,000 करोड़ का। किसके लिए? फुटवियर, चमड़ा, खिलौना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए योजनाएं चलाने में। भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। निवेश को तीसरा इंजन अगर माने और निर्यात को चौथा इंजन माने, तो इसमें निर्यात के चौथे इंजन के लिए निर्यात संवर्धन मिशन। भारत ट्रेड नेट किसके लिए? निवेश के तीसरे इंजन के लिए। टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि विश्व में जो बड़े बड़े जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, मेलबर्न, पर्थ, इन जैसी सिटियों से तुलना करने के लिए, मॉस्को से तुलना करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की क्षमताओं का विकास करना कि भारत में वहां पे अच्छे से ऊर्जा का संचालन है, शहर का निर्माण, जो रोडें हैं इतनी अच्छी हैं कि सुविधाएं अन्य देश से विदेश से लोग आके निवेश कर सकें, वहन क्षमता बढ़े उस शहर की, बस ओवरऑल। सोशल सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर में निवेश और प्रमुख घोषणाएं कौन सी थी, वो देख लेते हैं। स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 1000 फेलोशिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य कवरेज शुरू करना। रिफॉर्म्स, पॉलिसी चेंजेस क्या क्या थे? राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा, 1.5 लाख करोड़ का आवंटन शर्तों के अधीन सुधारों के साथ। इसका क्या मतलब है? एक शर्त रखी गई है कि आप ये क्लॉज पूरा करेंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको 50 वर्षों के लिए, कोई राज्य मान लो उत्तर प्रदेश को ही रख लेते, तो उत्तर प्रदेश अगर जैसे कि समाज सेवा में, स्वास्थ्य में, सड़क बनाने में, डिफेंस में, उत्पादन में, अगर आप 1,000 रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 50 वर्षों की जो ऋण दी जाएगी वो मुक्त दी जाएगी। किससे? ब्याज से। तो कितना दिए आवंटन है सभी राज्यों के लिए? 1.5 लाख करोड़ का आवंटन है। राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल का ब्याज ऋण रहित, यही सेम बात शर्तों के साथ लागू है। परिसंपत्ति हानि के रोडमैप 2025 से 30 के बीच राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन, भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण,
भू अभिलेखीकरण किया जाएगा, जलवायु समिष्ट यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका अवलोकन किया जाएगा। उसके लिए एक मिशन रखा गया है, कौन सा, 2025 से 30 के बीच। आपने देखा होगा कि जलवायु त्रासदी लगातार या क्लाइमेट चेंज की वजह से भौगोलिक परिवर्तन भारत में लगातार होते जा रहे हैं, जैसे नदी मार्गों का परिवर्तन, अभी उत्तराखंड में तबाही आई, अन्य क्षेत्रों में भी तबाही आई, तो उसके लिए उन आकलन करना, उनमें सुधार करने के लिए भी क्या किया जाए, राष्ट्रीय भौगोलिक मिशन शुरू किया गया। और भू अभिलेखीकरण आधुनिकीकरण मतलब इसका शुरुआत, उसके बाद 5 प्रमुख उदाहरण कि किस वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत किस कवि या ग्रंथ से शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधान जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने शुरू किया है इस कोट से। तो हम देख लेते हैं कि लगभग एक थोड़ा सा हिंट कि वित्त वर्ष वित्त मंत्री स्रोत क्या थी और क्या कहा था। 1947 में आर.के. तन्मुखम चट्टी ने किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जब पेश किया था, तो तिरुवल्लुर तमिल कवि थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी भी तमिल कवि थे। नैतिकता और शासन पर तिरुवल्लुर से उदाहरण लिया, उद्धरण है ये एक रचना है, आप रचना बताइएगा तिरुवल्लुर किसकी रचना है। 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब वो वित्त मंत्री थे तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट उठाया था उन्होंने, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। आर्थिक उदारीकरण का बजट इसको माना जाता। तीसरे नंबर पे है 1998 में यशवंत सिन्हा रामधारी सिंह दिनकर का कोट लिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये प्रमुख है। 2009 में प्रणब मुखर्जी महात्मा गांधी के कोट इन्होंने लिया था कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर विचार करेंगे। तो देखेंगे उस समय कई क्षेत्र हैं। 5वें में 2014 अरुण जेटली कौटिल्य की नीति से प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। खैर इसका उल्टा हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल सकते इस पे। 14 से परिवर्तन ही परिवर्तन है अपने देश में कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, लेकिन यहाँ तो राजा ही सुख भोग रहा है, प्रजा क्या ही सुख भोगेगी। आ जाते हैं भारत की आर्थिक स्थिति 2024-25 संक्षिप्त रिपोर्ट एक नॉर्मल तरीके से फिर से आ गया है। पेज नंबर आपका आर्थिक समीक्षा का ही भाग है, पेज नंबर 105। ठीक है, पेज नंबर 105 ओपन कीजिए, उस पर आर्थिक समीक्षा 2024-25 उसी का एक रिपोर्ट है। पच्चीस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वास्तविक वृद्धि दर हमने देखा 6.4%। वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए 6.4%। ये इकोनॉमी का हिस्सा है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि जीडीपी का जो वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी और रियल जीवीए क्या होता है मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस नॉर्मल चल रहा हूँ। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 6.3% से 6.8%। एक चीज याद कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए नॉर्मल कि वर्ल्ड बैंक, IMF, मूडीज, S&P, अंकटाण और कौन सी एक जो विश्व बैंक और RBI, नीति आयोग, MOSPI, इन सभी ने भारत की जो वृद्धि दर रही है, जीडीपी का वृद्धि दर अनुमानित क्या रहा है और वास्तविक क्या रहा है, याद कर लीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। एक जगह नोट बनाइए, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके इन 5-6 डाटा अगर आप निकाल के लिख लेंगे एक जगह कि इनके हिसाब से अनुमानित भारतीय जीडीपी का जो वृद्धि दर होगा 2024-25 में क्या था और 2025-26 में क्या होगा, संशोधित और अनुमानित यानी कि वास्तविक, दोनों देख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आराम से एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से मांग पक्ष में, डिमांड साइड में क्या बढ़ोतरी हुई, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय जो है 7.3% की वृद्धि ग्रामीण मांग में सुधार के कारण की वजह से हुआ था।
आपूर्ति पक्ष कहता है कि सप्लाई साइड जो है, कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि, सेवा क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। लगभग सेवा क्षेत्र 1991 से लेके 2022-23 तक लगातार वृद्धि करते हुए चला है, लेकिन पिछले 3 सालों से सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो स्थिर स्टेबल बनी हुई है। ना ही बहुत ज़्यादा डिमांड है और ना ही बहुत ज़्यादा सप्लाई है। मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 5.4% से घटकर 4.9% हुआ है अप्रैल दिसंबर 2024 तक, ये माना जा रहा है। पूंजीगत व्यय में 2021 से 24 के बीच निरंतर वृद्धि हुआ 8.2% का। बैंकिंग क्षेत्र में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि से अधिक, क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2025 के ऋण जीडीपी अंतर 0.3% कम हुआ है। इसका जो मतलब है सिंपल सा है कि पहले फाइनेंशियल ईयर में, कौन फाइनेंशियल क्वार्टर में, कब से, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून अगर देखेंगे तो नॉर्मली 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीनों में जो जीडीपी का जो ऋण हमने 19% बताया था, इसमें डिक्लाइन हुआ कितना, 0.3% का। ठीक है, ये 19% है नहीं, मान लेते हैं कि अगर ये 19% रहा तो कब तक, अप्रैल के पहले तक, तो उसमें कितना अंतर आया, 0.3% का। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता सुधार यानी कि सुधरी है। सकल गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि जीएनपीए में कमी और सीआरएआर में वृद्धि, यानी कि एनपीए को कलेक्ट करने के लिए जो है उसमें वृद्धि हुई है और जीएनपीए में कमी आई है, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो एनपीए में कमी आएगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हमने देखा था। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 7वां है। वैश्विक आर्थिक समृद्धि 2023 में 3.3%, आईएमएफ के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 3.2%। डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी रही है भारत की, अगर देखें तो 2025 तक अनुमानित आकार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का, क्या, डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, नौकरियों की संख्या नवीकरणीय क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र में 1.2 मिलियन का। इसमें और कोई पॉइंट तो छूट नहीं रहा है। इसके अकॉर्डिंग, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट है इंडिया का, वो याद कर लीजिएगा। यही इस ओवरऑल 6.4%, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी याद करिएगा या मत याद करिएगा, कोई बात। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कि भारत को सबसे अधिक निर्यात किस देश से मिला और सबसे अधिक आयात किस देश को हमने किया, पेज नंबर 106 पे आ जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा कि हमने सबसे अधिक आयात किसको किया और सबसे अधिक निर्यात किसको किया। ठीक है, पेज नंबर 107 खोलिए, वहां आयात और निर्यात आपका दिखा है कि कौन सा देश कितने सबको हम निर्यात मिला और आयात। तो सबसे प्रमुख जो आपके निर्यात वाले दृष्टि से देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चाइना और सिंगापुर हैं। ये प्रमुख 5 देश हैं जहां से निर्यात के साझे सबसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र रहे हैं, देश रहे हैं। इनके साथ हमारा जो निर्यात वृद्धि है अधिक है। लेकिन हमने आयात किन से ज़्यादा किया है, चाइना से हमने आयात किया है, फिर रसिया से हमने आयात किया है, फिर वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने आयात किया है, और यूएई से और सऊदी अरब से हमने आयात किया है। ये दोनों देश जो मेनली है ऑयल बेस है। ठीक है, और निर्यात में हमने यूएसए को निर्यात किया है, पेट्रोलियम का हम निर्यात करते हैं, लौ का निर्यात करते हैं, अन्य फूड प्रोसेसिंग वस्तुओं का निर्यात करते हैं, कपड़े का निर्यात करते हैं, ठीक, टेक्सटाइल में। तो ये हो गया आपका आंकड़ा, ये आज तक की डाटा हो गया। अब एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश बजट है, उसको हम समझ लेते हैं, अगर टाइम है अभी या फिर 1 घंटे की क्लास हो गई हो तो। बस उत्तर प्रदेश बजट हम देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है कुल, वो कितना रहा है। पेज नंबर 107 को खोलिए, उत्तर प्रदेश बजट जो अनुमान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा जारी किया गया। कितने का बजट कुल था, 8,08,736 करोड़ का उत्तर प्रदेश का जो बजट था। इतने करोड़ का आपका उत्तर प्रदेश का बजट था।
अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यय जो किया जाएगा वो किया जाएगा आपका कितना, 5,08,83,174 करोड़ का व्यय राजस्व के लिए। वहीं पूंजी निवेश में व्यय किया जाएगा 2,25,561 करोड़ का। तो टोटल बजट जो है 8,08,736 करोड़ में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना है, 5,08,83,174 करोड़ का, और पूंजीगत व्यय 2,25,561 करोड़ का। उत्तर प्रदेश, इसमें एक और पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश किन किन योजनाओं में प्रमुख रहा है या पहले स्थान पर रहा, तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना और अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया किसने, उत्तर प्रदेश ने। तो इसका अगर हम डिवाइड कर लेते हैं यहीं पे नॉर्मल तरीके से कि उत्तर प्रदेश का राजस्व व्यय क्या रहा, क्या होगा, और पूंजीगत व्यय क्या होगा। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है, 5,83,174, 5,83,174 रुपए। ठीक, और पूंजीगत व्यय कितना होगा, लिखा है कि 2,25,561, 2,25,561, 561 रुपए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। उसके बाद एक चीज देखिए कि नीति आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि है तो राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। राजकोषीय स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2000 कब से 2014-15 से 2022 तक के लिए कहाँ रखा गया है, बजट फ्रंट रनर। ठीक है, यहां भी किसके हिसाब से है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से है। उत्तर, अगर देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-23 से 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 9.9% से 10.5% और 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। तो अगर आता है पेज नंबर 107 पे ही है, अगर प्रश्न में ये आता है कि स्वयं की कर प्राप्तियों में कौन सा राज्य पहले स्थान पे और या दूसरे स्थान पे रहा है, तो खुद के राज्य में जो हम कर लगाती है राज्य सरकार के कर संविदाओं से कर प्राप्त करने में सबसे प्रथम महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पे आपका आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस साल जो सबसे प्राप्त किया है वो 11.6%। इसी पेज पे ये क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो ऋण है वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीडीपी का जीएसडीपी, मतलब वही जीएसडीपी, यहाँ लिखा है कि जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, 36.7%। तो जो घटकर 22-23 में वास्तविक आंकड़ों में 30.4%, यानी कि 7% माइनस होने के बाद सुधार हुआ है। पेज नंबर 108 पे आइए, जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अभी भी कितना है, अग्रणीय स्थान है, जहां 2023-24 में देश की मौद्रिक जीडीपी वृद्धि दर 9.6% थी, वहीं राज्य की वृद्धि दर कितनी थी, 11.6%। ठीक, फिर आइए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को पेज नंबर 108 पे ही है, राज्य में जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया। कब जीरो पॉवर्टी अभियान देख लेते हैं। दो अक्टूबर 2024, ये याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बजट में प्रमुख है। उसके बाद इसके नीचे है कि राज्य में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना 24 सितंबर 2019 को लागू है। ठीक है, लेकिन कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 के एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया। 2017 से कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया, और वहीं पे 2019 में क्या किया गया था, सितंबर में मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया था।
अब इसी में फिर नीचे आइए कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी प्रस्ताव योजना प्रस्तावित है इस वाले बजट में। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अगर आता है या अभियान किसने प्रारंभ किया, तो उत्तर प्रदेश ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% बढ़ी है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो एक है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कब शुरू किया गया है? 24-25 में ही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस बजट से। मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता कितने प्रतिशत बढ़ी है? 42%। ये इस बजट का महिलाओं की सहभागिता। मनरेगा के तहत, ठीक है, 42% बढ़ी है। उसके बाद एक और है कि सेमीकंडक्टर इकाई हेतु डेडिकेटेड प्रावधान प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर से संबंधित प्रावधानों को लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का किस रैंक पे स्टैंड करता है या कौन सा राज्य है, तो वो चौथा राज्य है। राज्य में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित और राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थापना, जिसमें 4 कार्यशील है। ये पुराने समीक्षा है एक तरीके से। एक और है कि इंपॉर्टेंट, राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2018 में 173 थी, जो बढ़कर 2022 में 205 हो गई। जनपद गोरखपुर में कैंपियरगंज रेंज के अंतर्गत देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आएगा कि गिद्धों के लिए कौन सी ऐसी दवा रही या गिद्धों की संख्या भारत में किसकी वजह से कम हो रही थी, तो एक दवा थी डिक्लोफिनैक, जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा, उसके फार्मूले में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो जहरीली होती थी। किसके लिए? गिद्धों के लिए, जिससे भारत में बहुत तेजी से लगभग 70 से 80% जनसंख्या उनकी डिक्लाइन कर गई भारत में और नेपाल में मिलाकर। तो डिक्लोफिनैक, ठीक है, ये आएगी। ये दर्द निवारक दवा किसको दी जाती थी? पशुओं को। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम देखेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम, ये पेज नंबर 109 से, और कोशिश करेंगे कि पेज नंबर 109 से लेके पेज नंबर 128 तक आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कल पढ़ाएंगे और समझेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में आप पीपीटी में जाइएगा और सारे मिला लीजिएगा। आज की क्लास में भी इसके नीचे आज वाली पीपीटी अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद, और क्लास को थोड़ा देखिए और शेयर करिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रही, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाइए, या कुछ पॉइंट देखिए, एक आध पॉइंट अगर छूट जाता है तो सबसे पहले आप चैनल के नाम से पिन कमेंट सेक्शन में ऊपर ही आपको पिन कमेंट कर दिया जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मिस हो गई थी या गलत हो गया था। तो पहले लेक्चर में एक पॉइंट गलत हो गया था, जहां मैंने यूपी को अचीवर्स बता दिया था, वो फ्रंट रनर था, तो मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि इस टाइम पे ये पॉइंट गलत हुआ था, और कमेंट में सुधार मैंने लिख दिया, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट थे जैसे सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम अनुमान 2024-25 पेज नंबर 99 पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पेज नंबर 100 पे, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ना क्या है, बस इतना कि कब शुरू हुई थी, ठीक। और भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कल्याणकारी दक्षता पेज नंबर 100 पे आप लोग देख लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।